जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकेंड ईयर का शिक्षा शास्त्र, इसमें हमारा 5वां चैप्टर है। 4 चैप्टर ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बीए सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएंगे, तो प्लीज़ एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अनुवंशिकता है। अनुवंशिकता है क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि माता पिता से शारीरिक लक्षणों का जो हस्तांतरण होता है वो। और आपका बी है इसमें कि पैतृक गुण दोषों का एक पीढ़ी से एक दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण, यानी कि दोनों मिलाकर क्या होते हैं, अनुवंशिकता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। हमारा दूसरा प्रश्न है कि अनुवंशिकता का मुख्य निर्धारक है। अनुवंशिकता का निर्धारक क्या करता है, कौन चीज निर्धारण करता है अनुवंशिकता का? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गुणसूत्र, जो गुणसूत्र होता है यही अनुवंशिकता का निर्धारण करता है, मुख्य निर्धारण करता यही है। अगला जो हमारा प्रश्न है तीसरा नंबर का, कि मनोआनुवंशिकी व्यवहारों से क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए, वंशगित का अध्ययन किया जाता है मनोआनुवंशिकी व्यवहारों से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, यानी कि चौथा नंबर का, अनुवंशिकता का वास्तविक निर्धारण होता है। जो अनुवंशिकता है इसका वास्तविक निर्धारण कहाँ होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्रोमोसोम्स जो होता है इसमें अनुवंशिकता का वास्तविक निर्धारण होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा 5वां नंबर का प्रश्न है कि मन अथवा मानसिक क्रियाओं के विकासात्मक सोपानों का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कौन सी विधि है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवंशिक जो विधि है इसी द्वारा मन और मानसिक क्रियाओं का विकासात्मक जो सोपान है इसका अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 6वां नंबर का आपका प्रश्न कह रहा है कि मानव शिशुओं में पर्यावरण वचन से विशेषत स्थानीयकरण में सबसे कम मंदित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेशीय विकास जो है करेक्ट आंसर है आपका इस क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है 7वां नंबर का, कि उत्पादक सूत्रों की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, उसको देने वाले कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाल्टन ने ही उत्पादक सूत्रों की निरंतरता के सिद्धांत दिया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है 8वां नंबर का, कह रहा है कि लैमार्क जो है इनका सिद्धांत क्या है? लैमार्क का सिद्धांत क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अर्जित गुणों के हस्तांतरण का जो सिद्धांत है लैमार्क ने दिया था। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 9वां नंबर का, कि प्रतिभाशाली माता पिता से कम प्रतिभाशाली संतान निम्न कोटि से कम निम्न कोटि की संतान होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है इसी पर काम करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि समानता और भिन्नता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? समानता और जो विभिन्नता है इस जो सिद्धांत के है प्रतिपादक कौन है, इसको बनाने वाले कौन है, कहने वाले कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेंडेल ने ऐसा कहा था। अगला जो हमारा प्रश्न है 11वां नंबर का, कि पर्यावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त उसे प्रभावित करती है या किसका गठन है, ऐसा कहने वाले कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनास्टेटी जो है इन्होंने कहा था कि पर्यावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त उसे प्रभावित करती है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 12वां नंबर का, कि पर्यावरण वह शब्द है जो समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों और परिस्थितियों का सामूहिक रूप में वर्णन करता है, जो जीवधारियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार और अभिवृद्धि, विकास और परिपक्वता पर प्रभाव डालता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डगलस व हॉलैंड जो हैं इन्होंने ऐसा परिभाषा दिया, ऐसा विचारधारक थे, ऐसे विचार को मानने वाले थे। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, पर्यावरण के स्वरूप हैं, कितने स्वरूप हैं पर्यावरण के? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। पर्यावरण के कितने स्वरूप हैं? 2। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि डार्विन का सिद्धांत है, डार्विन ने क्या सिद्धांत दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि अस्तित्व के संघर्ष के लिए योगात्मक की विजय, दोनों सिद्धांत देने वाले कौन है? तो डार्विन। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न है कि लैमार्क का सिद्धांत आधारित है, जो लैमार्क का सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ना पर्यावरणीय अनुकूलन पर, ना ही जीवों के पर्यावरण के साथ अनुकूलन पर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जो कि
जो कि लैमार्क के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है कि कूले का पर्यावरण संबंधी अध्ययन आधारित है। जो कूले ने अपना पर्यावरण संबंधी अध्ययन किया था, यह किस पर आधारित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्यकारों पर, या साहित्यकारों पर आधारित है। अगला प्रश्न हमारा है 17 नंबर का कि कैडोल का अध्ययन कुल विद्वानों पर था, कितने विज्ञानों पर था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 552, या 552 विद्वानों पर था। अगला हमारा प्रश्न है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण का जो त्रिकोण रूप है किसने प्रस्तुत किया था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर माथुर ने ऐसा प्रस्तुत किया था, आनुवंशिकता का पर्यावरण त्रिकोण रूप। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिकता नियम का नियम नहीं है? एक आनुवंशिकता नियम कौन नहीं है इनमें से? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्परता का जो नियम है ये आनुवंशिकता के नियम से भिन्न है, अलग है। अगला जो हमारा प्रश्न है 20वां नंबर का कि आनुवंशिकता और पर्यावरण का शिक्षा में महत्व क्या है? क्या इनका महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है आनुवंशिकता और पर्यावरण का शिक्षा में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि व्यक्ति के दोष गुणों की पहचान करने में, पाठ्यक्रम एवं शिक्षा विधि निर्धारित करने में, चरित्र निर्माण एवं आचरण शोध में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आनुवंशिकता पर्यावरण शिक्षा में क्या महत्व है, ये सारे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न हमारा है कि व्यक्ति बराबर आनुवंशिकता गुणे पर्यावरण दर्शाता है। जो आपका व्यक्ति है ये आनुवंशिकता और पर्यावरण का जो गुणा है यह दर्शाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि दोनों में घनिष्ठ संबंध भी दर्शाता है, दोनों की पूरकता भी दर्शाता है एक दूसरे को पूरा करने में, और आपका सी है दोनों के प्रभाव में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा है कि व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या है? डॉट 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 आपका दिया गया है, तो क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है ये है। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणनफल। जो आपका व्यक्ति है वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या है? गुणनफल है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? जो मानव विकास है इसको इफेक्ट करने वाला कारक क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, यह है मानव विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि वातावरण में वह सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिनमें व्यक्ति को जीवन आरंभ करते समय प्रभावित किया जाता है, इफेक्ट किया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? ऐसा परिभाषा देने वाले कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वुडवर्थ ने ऐसा कहा था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 25वां नंबर का, ये क्या कह रहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति वुडवर्थ को जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग क्या है इनमें से? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन झा ने ऐसा माना था, ऐसा कहने वाले वो थे। अगला हमारा प्रश्न है 26 नंबर का कि बालकों में वंशानुक्रम के कारण कौन सा अंतर पाया जाता है? क्या उनके अंदर अंतर पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शारीरिक विभिन्नताओं में ये अंतर पाया जाता है बालकों में वंशानुक्रम के कारण में। अगला हमारा प्रश्न है 27 नंबर का कि आनुवंशिकता व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ऐसा किसने कहा? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बी एन झा ने ऐसा कहा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, उन्होंने क्या कहा था कि आनुवंशिकता जो है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। अगला जो हमारा प्रश्न है 28 नंबर का, ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता का सिद्धांत है? इनमें से कौन सा आनुवंशिकता का सिद्धांत है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। क्या है सिद्धांत? की निरंतरता का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, लेमार्क का सिद्धांत, ये तीनों मिलकर आनुवंशिकता का सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला जो हमारा प्रश्न है 29 नंबर का, ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम वंशानुक्रम नियम नहीं है? इनमें से कौन सा वंशानुक्रम नियम नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त आपका सी, आपका ऑप्शन सी, व्यवहारिकता का नियम जो है ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है। अगला यानी कि 30वां नंबर का हमारा प्रश्न है प्रत्यागमन का नियम संबंधित है। जो प्रत्यागमन है इसका जो नियम है किससे संबंधित करता है, किससे रिलेट करता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वंशानुक्रम से ये रिलेट करता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला जो है प्रश्न ये कह रहा है कि एक मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जो मनुष्य होता है इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 46 होती है गुणसूत्र। और अगर जोड़ा की बात किया जाए जोड़ा तो 23 जोड़े होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त 46। अगर यहाँ 23 आ जाता है, यहाँ जोड़े आ जाते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 23।
तो यहाँ अभी 46 करेक्ट है आपके लिए। 32 नंबर का आपका प्रश्न कह रहा है कि वंशानुक्रम मुख्य भूमिका निभाता है, क्या निभाता है? तो बालक, सी आपका सही है, बालक में शारीरिक विकास का ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वंशानुक्रम। अगला यानी कि 33 नंबर का हमारा प्रश्न कह रहा है कि योगात्मक योग्यतम की उत्तरजीविका का सिद्धांत इनमें से किनके द्वारा दिया गया? तो डार्विन थे, डार्विन के द्वारा ही योग्यतम की उत्तरजीविका का सिद्धांत दिया गया। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। हमारा लास्ट प्रश्न है कि मेंडेल का वंशानुक्रम सिद्धांत संबंधित है, जो मेंडेल है इनका वंशानुक्रम जो सिद्धांत है ये किससे रिलेट करता है, किससे संबंधित है? तो चूहा या चूहे से संबंधित है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।